Hello everyone, I am Gaurav and you are watching my YouTube channel Physics पाठशाला। आज का जो टॉपिक है यह है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है और इसका हम फिजिक्स में कहां पर यूज करने वाले हैं, आज हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अच्छा जो टॉपिक है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास y एक्सिस है और ये मान लीजिए आपकी x एक्सिस आपको दे रखी है। ठीक है, यहां पर एक कर्व आपको दिया हुआ है। कर्व कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से। ठीक है, अच्छा कर्व क्या होता है, कर्व हमेशा होता है y और x के बीच में कोई रिलेशन। जैसे मान लीजिए आपका पैराबोला है, क्या है भाई, पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है, अगर पैराबोला बनता है एक्स वाई प्लेन में तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, जनरली क्या है ये क्या है भाई, ये आपका x और y के बीच क्या है, एक रिलेशन है। x और y के बीच क्या आ रहा है, आपका एक रिलेशन आ रहा है। तो ऐसे आपको एक रिलेशन दे रखा होगा x और y के बीच। जरूरी नहीं है कि आपका पैराबोला बने, कुछ और भी तो बन सकता है। एक सिंपल जो डिफाइन कर वो ना बन के कोई ऐसे जनरल कर्व बना दिया मैंने जहां पर y और x के बीच का आपको रिलेशन दे देगा, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x की पावर कुछ भी समथिंग। ठीक है, अगर ये सर्कल होता, मान लीजिए सर्कल होता तो क्या होता, अगर ये सर्कल होता तो इक्वेशन आती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये भी x रेडियस तो कांस्टेंट है, अगर इसको हम देखें तो इसको मान लेते हैं a या फिर r, जो भी आपको मानना है। ये तो कांस्टेंट हो गई रेडियस। अब x और y के बीच आपका एक रिलेशन आ गया। तो जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होता है, x और y के बीच एक रिलेशन होता है। यह आपको क्वेश्चन में देगा कि जो ग्राफ है उस ग्राफ में y और x के बीच क्या रिलेशन है, यानी y और x किस तरह से आपस में डिपेंड करते हैं, तो ग्राफ के बारे में आपको दिया होगा। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है वो समझने वाली बात है। जैसे इस कर्व में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, भाई सर्कल तो है नहीं, रेडियस तो किस में होती है, सर्कल में होती है। यहां तो कोई सर्कल हमको दिख नहीं रहा है तो फिर हम रेडियस की बात क्यों कर रहे हैं, कर्व की रेडियस से क्या मतलब होता है। एक कर्व में क्या है, अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स को ऑब्जर्व करें, जैसे मान लीजिए आपने यहां पर एक पॉइंट माना, इस जगह पर ध्यान से देखेंगे आप, यहां पर एक पॉइंट आपने माना। ठीक है, छोटा सा हिस्सा देखो आप, बहुत छोटा सा हिस्सा देखो इस जगह पे, तो ये क्या बना रहा है, अपना एक सर्कल बना रहा है। देखिए आप ध्यान से बना लिया आपका सर्कल एक। अगर हम देखें इस जगह पर, यहाँ पर आपने कोई पॉइंट माना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए इस तरह से कर्व दिख रहा है। अगर इसको हम आगे की तरफ ऐसे घुमाते हैं तो एक सर्कल आपका बन जाएगा, दिख रहा है। यहाँ पर एक रेडियस आएगी जिसको बोलेंगे r2, यहाँ पर मान लेते हैं r1। डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या हो रहे हैं, आपके सर्कल से ड्रॉ हो रहे हैं किसी एक कर्व के। भले वो कर्व सर्कल ना हो, लेकिन जो कर्व का स्मॉल पार्ट आता है वो एक सर्कल ड्रॉ करता है हमेशा। एवरी कर्व, कोई सा भी कर्व हो आपका, उसका एक स्मॉल एलिमेंट अगर आप लेते हो तो वो क्या होगा, सर्कल का छोटा सा हिस्सा आप उसे मान सकते हो, वो सर्कल बनाएगा ही बनाएगा, कंफर्म बात है। अब जैसे यहाँ पर अलग से दिखाता हूं मैं, मान लीजिए आपने एक ग्राफ लिया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये आपका कोई ग्राफ है, आपने इस तरह से ग्राफ ले लिया। अब अगर आप देखते हो यहाँ पर इस जगह पर छोटा सा हिस्सा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पूरे को मिटा देते हैं, इस कर्व को मिटा दें और केवल इससे को देखें तो इससे क्या बना रहा है, अपना एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, कर्व कैसा था, याद करो आप, कर्व कैसा है आपका, कर्व आपका मान लीजिए इस तरह से था। ठीक है, ऐसा। ये आपका क्या है, कर्व। ठीक, तो कर्व के इस हिस्से पर क्या था, एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पर हम कोई पॉइंट मानते हैं तो इस पॉइंट पर रेडियस निकल कर आएगी हमेशा। ठीक है, तो कैसा भी आपका कर्व होगा, कर्व का जो स्मॉल पार्ट होगा, एवरी कर्व, किसी भी कर्व के स्मॉल पार्ट पर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। कर्व का जो स्मॉल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सर्कल की आर्क होती है, स्मॉल आर्क। आप ऐसे मान लो सर्कल का छोटा सा हिस्सा है वो उसका एलिमेंट, और वहां पर एक सर्कल आप ड्रॉ कर दोगे, जो रेडियस आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, तो इस तरह से कर्व की डिफरेंट पॉइंट्स पे जो सर्कल्स ड्रॉ होते हैं उन्हीं की रेडियस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए इस आज के लेक्चर में हम फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला, जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो कंपटीशन में नहीं आता है। आपको उससे सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है। तो किसी और दिन किसी और वीडियो लेक्चर में मैं इसका अलग से डेरिवेशन सिर्फ डाल दूंगा, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स ट्राई करने वाले हैं, तो आप सिर्फ फॉर्मूला देखने एक बार, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं किसी पॉइंट पर, देखिए अलग अलग पॉइंट पर जो रेडियस आएगी वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए गिवन पॉइंट, रेडियस को मान लेते हैं स्मॉल आर। तो इस तरह फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आपका आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहां पर आपका आ जाएगा होल स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर भी करना, होल पावर 3/2 डिवाइड में आपका आएगा d2y और dx स्क्वायर, जिसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं भाई इसको, डबल डेरिवेटिव। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक खुद फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट x, y वैल्यू पुट कर देनी है। अगर इसमें x और y बचा रह जाएगा तो आपको x और y की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपकी रेडियस निकल आएगी एट अ गिवन पॉइंट किसी भी कर्व के लिए। तो आप इसे नोट कर लें एक बार फॉर्मूला, फिर मैं न्यूमेरिकल्स जब करूंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी इसे किस तरह से अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है भाई। इसे नोट कर लो आप एक बार। चलिए देखते हैं, इस पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको दे रखा है एक कर्व है y इज इक्वल टू x रूट x, है ना। हमने मान लिया y इज इक्वल टू 5 रूट x, ठीक। ये कर्व है, और भी कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये पावर मान लेते हैं हम, यहाँ पर और भी कुछ लिख लिया, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं उसको। 5 रूट x मान लिया, यहाँ पर मान लेते हैं x स्क्वायर, ठीक है, अपने सुविधा के लिए। तो एक जनरल कर्व है, पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, मैंने अपने मन से ले लिया है। फाइंड, ऐसे आपको कोई रिलेशन दे रखी हुई क्वेश्चन में हमेशा, तो फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 1,2, ठीक है। 1,2 पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करेंगे। चलिए भाई सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले r निकालनी है, इसके लिए हमें चाहिए dy by dx, तो पहले निकालते हैं dy by dx। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 5 रूट x प्लस x स्क्वायर। अब अगर हम देखते हैं यहां से dy by dx, तो dy by dx क्या आएगा, 5 तो आगे आ जाएगा, है ना। रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1/2 लिख देंगे रूट x को, यहां पर आ जाएगा dy dx x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आगे 5 इंटू पावर आगे आती है और एक पावर क्या होती है, एक कम हो जाती है, तो -1 लिख दोगे, प्लस x स्क्वायर का तो 2x सीधा सीधा हो जाए खत्म। ये क्या हो जाएगा 5/2 x की पावर -1/2 प्लस 2x, ये क्या आ गया आपके पास, dy by dx आ गया। क्या आ गया भाई, dy by dx आ गया। क्लियर होगी बात, dy by dx आ गया। इक्वेशन नंबर कर लेते हैं इसको फर्स्ट। अब हम देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, d2y/dx स्क्वायर लिखा हुआ है, तो d2y/dx स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो भी एक बार समझ लें सभी बच्चे, कैसे निकालना है इसको, है ना। चलिए देखते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे फाइनली। अब हम बात कर लेते हैं d2y में dx स्क्वायर की। तो ये हो गया dy dx, यहां पर आप लिख लो dy dx, ठीक है। देखिए d स्क्वायर y dx स्क्वायर का मतलब क्या होता है, d और d मिलकर d स्क्वायर हो जाएंगे, y सिंगल बच जाएगा, देखिए dx और dx मिलकर dx स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो d dx और अंदर dy dx, और dy dx की वैल्यू क्या आपके सामने लिखी हुई है, इसको लिख दो dy dx, और इसकी वैल्यू देखिए लिख दीजिए 5/2 x raised to the power -1/2 plus 2x।
5/2 तो आगे आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी आगे और इसकी पावर में एक और -1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधे 1 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका d2y अपॉन में dx²। अब देखिए क्या हो जाएगा, -5/4 x रेज़ टू पावर -3/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +2। ठीक है, तो d2y अपॉन dx² आपका ये आ जाएगा फाइनली। ठीक है, अब देखते हैं रेडियस का फॉर्मूला क्या था। तो रेडियस का जो फॉर्मूला था वो था r = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड में था आपका d² अपॉन में dx²। ये था भाई आपका फॉर्मूला। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, चलिए ध्यान से देखते हैं। r = क्या हो जाएगा यहाँ पर, r = हो जाएगा आपके पास, हाँ यहाँ पर x, y और लिखना होता है। क्या लिखना होता है, x, y। तो x और y की वैल्यू जो थी हमारी, तो x और y की वैल्यू क्या थी अपने पास, x और y की वैल्यू थी 1,2 पॉइंट पे निकालना था ना, तो पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए होल्ड, ये आ जाएगा अंदर 1 + dy/dx की वैल्यू देखिए 5/2 x रेज़ टू द पावर -1/2 प्लस 2x का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइड में क्या आ जाएगा d2y अपॉन में dx² और यहाँ पर पॉइंट था 1,2, यानी x जहां जहां आएगा वहां पर 1 पुट करना है और जहां जहां पर y आएगा वहां पर 2 पुट करना है। तो इसमें y तो कहीं आने वाला है नहीं, आपका सीधा सीधा x आएगा। d2y अपॉन dx² की वैल्यू पुट कर लेते हैं जगह पे, तो dx² अपॉन d2 ये आपके सामने वैल्यू रखी हुई है -5/4 x रेज़ टू द पावर -3/2 प्लस 2, ये आ गया आपका पूरा। अब देखिए जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे आप 1, तो x के प्लेस पे पहले 1 पुट कर लेते हैं, इसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो 1 + 5/2 x की पावर, भाई x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर -1/2 तो 1 ही बचेगा, प्लस 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आना है ना, 2 1। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये ऊपर ऊपर 3/2 है सिर्फ, नीचे नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, नीचे क्या आ जाएगा -5/4 प्लस 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 की पावर 3/2 क्या आ जाएगा सीधे सीधे, तो 1 ही आएगा ना, 1 की पावर तो कुछ भी 1 ही आएगा। इस तरह से पॉइंट हमने किया, पॉइंट की हमें जरूरत नहीं है, तो रेडियस देखिए निकल करके आ जाएगी आपके सामने। तो जो आपकी रेडियस है वो क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है भाई, r = क्या ले लिया जैसे मैंने, अब ये आ गया आपके पास 1 + 5/2 और +2, तो 2 2 जा हो गया 4, 5 + 4 9/2, 9/2 का स्क्वायर कर लेंगे, होल पावर कर लेंगे 3/2, डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई, ये डिवाइड में आपका आ जाएगा -5/4 प्लस 2, तो 4 2 जा 8 -5 3/4 आपका आ जाएगा ये नीचे नीचे। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो r = क्या दिखेगा, ये जनरली मैंने एक क्वेश्चन बना लिया है। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेशन होगी थोड़ी और इजी हो सकती है, जो क्वेश्चंस आएंगे इस पे उनकी कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं होगी, थोड़ी और इजी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो r = क्या हो जाएगा भाई, r = देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 81 9 9 जा 81 2 जा 4, होल पावर क्या है इसकी, होल पावर 3/2 दे रखी है, इसके बाद डिवाइड में क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो r = क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका 85/4, होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 और ये क्या हो गया 3/4। ठीक है, अब इसको या तो ये आपको सीधे सीधे वैल्यू दे दी जाएगी डायरेक्ट ही। ठीक है, क्यूब रूट की जो 3/2 जो है, तो इसका रूट करके हम मतलब कुछ 85/4 मल्टीप्लाई 85/4। ठीक है, और रूट के अंदर बच जाएगा आपका 85/4 इस तरह से।
और डिवाइड में आ जाएगा आपका 3/4, सॉरी 1 आ जाएगा बाहर। इसी को बोलते हैं 4 से 4 आप कैंसिल कर दोगे तो 85/3 और ये 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √85। तो आपका जो भी आंसर है इसको आप सॉल्व कर लेंगे। बस यही रेडियस आपकी आ जाएगी उस पॉइंट पर, ठीक है। इस तरह से आपको सॉल्व करना। तो आपको फॉर्मूला याद रखना भाई, कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं आएगी लेकिन मैंने आपको क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन में दे दी है। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी ही आएगा, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। नॉर्मली कैलकुलेशन टफ है, क्वेश्चन टफ नहीं था, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं छोटा सा इसी टॉपिक पर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो पहले यहां पर देख लेते हैं एक बार। एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं इसमें, ताकि आपको बढ़िया तरह से फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। ज्यादा बड़ा इस बार क्वेश्चन नहीं लेंगे। चलिए मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है y = 16x²। y = क्या दे रखा है आपको? 16x² दे रखा है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट 2,3, ठीक है। इस बार 2,3 लेते हैं, अच्छी बात। देखते हैं इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे करना होता है। आपके पास फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, तो फॉर्मूले में सबसे पहले करना पड़ता है dy/dx। हम करते हैं पहले dy/dx करेंगे तो 16 आ जाएगा बाहर, 2 × x हो जाएगा। अरे पावर आगे आती है, पावर कम होती है तो क्या हो जाएगा 32 × x। ये क्या हो गया dy/dx। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ना अगेन हमें क्या निकालना है, d² y/dx²। इसको कैसे लिखते हैं dy/dx और यहाँ पर dy/dx। ये और ये सेम चीजें हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, d² y/dx² तो क्या हो जाएगा भाई d/dx। अंदर क्या बचेगा, ये 32 × x, तो 32 आ जाएगा बाहर, dx/dx करेंगे तो आ जाएगा 1। ये आपका आ गया 32 d2y/dx²। क्या आ गया भाई 32 आपके पास सीधे सीधे आ गया। चलिए तो अब हम कर लेते हैं रेडियस की बात। रेडियस का फॉर्मूला आपको पता ही है। रेडियस का जो फॉर्मूला है वो है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। तो dy/dx क्या है 32 × x। इसका कर लेते हैं पहले स्क्वायर, फिर होल पावर लगा लेते हैं 3/2, डिवाइड कर लेते हैं किससे d2y/dx² से करते हैं। d2y/dx² किसके बराबर है, सीधे 32 के बराबर है, तो यहां पर क्या लिख देंगे आप 32। अब जो पॉइंट हम यूज कर रहे हैं वो पॉइंट क्या है 2,3। तो x के प्लेस पे पहले आप 2 पुट कर लो। 1 + 2 × 32 का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2। डिवाइड में क्या आ जाएगा 32। 32 से 64 का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। डिवाइड में क्या आ जाएगा 32। ये भी बड़ा ही हो गया कैलकुलेशन, थोड़ी और इसकी भी टफ ही आएगी। 4 × 4 = 16, 4 × 6 = 24, डबल हो गया 48, 9 6 × 6 = 36 और 40, 4096 आएगा आपका 64 का होल स्क्वायर, ठीक है। होल पावर क्या आ जाएगी 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 32। x की वैल्यू पुट कर दी थी मैंने, x की वैल्यू क्या थी 2,3 था, तो x की वैल्यू आप पुट कर दोगे ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे आप, अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो अपने आप देख लोगे एक बार, ठीक है। 4097 अपॉन में होल पावर 32 अपॉन में क्या आ जाएगा होल पावर 3/2 अपॉन में आ जाएगा 32, ठीक है। इसके बाद या तो आपको इसकी वैल्यू दी जाती है, इस तरह की जो वैल्यूज होती है आपको सीधे दे देगा कि इसकी जो 3/2 पावर आएगी वो कितनी आएगी, या फिर ऐसी वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे कुछ मिलेगा। ऐसे मान लीजिए आपको मिलता है 8 की पावर 3/2, क्या मिलता है भाई
4 की पावर 3/2 मिल रहा होता मान लीजिए, है ना, तो क्या होता पता है, ये आता आंसर 8। 3/2 का मतलब क्या होता है 4 का क्यूब और होल पावर 1/2, है ना। 4 का क्यूब का मतलब हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4 का रूट, तो कितना आ जाता है 4 इंटू 2, तो कितना आता है 8। तो ऐसे ही कोई वैल्यू आपको यहाँ मिलती है, आप यही आंसर छोड़ दोगे, इसके बाद सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपको आंसर क्या होगा क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। इसको निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, तो हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई फिजिक्स, तो आप आंसर यही छोड़ दोगे, ऐसे कुछ मैच करता हुआ आंसर है। फिर वो इस तरह से वैल्यू सेट की जाती है क्वेश्चन में। ये तो जनरल क्वेश्चन में अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, इसलिए आपकी जो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है। नॉर्मली यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है इतनी टफ नहीं होती है, इजीली आंसर निकल आते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो तरीका क्या बताया था, पहले dy बाई dx निकालना है, फिर d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, फिजिक्स का नहीं मैथमेटिक्स का टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। पहले इसका हम रूट निकाल देंगे और उसका हम क्यूब कर देंगे, तो ये काफी लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए मैं ये छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए तो आगे चल लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, नॉर्मल कर्व है, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब अगर हम निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, तो भैया वहां कैसे निकालना है, तो वहां देखिए आपको कैसे निकालना होगा, तो ध्यान समझना है। वहां पर थोड़ा आसान तरीका है, इस मेथड से नहीं करके हम नॉर्मल सिंपल मेथड से वहां पर अप्लाई करके आपको बताएंगे। चलिए तो बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या मिलेगा हमें, मान लीजिए आपने किसी पार्टिकल को कर दिया प्रोजेक्ट, किस पे, u स्पीड से और थीटा के एंगल पर, वो जिस पाथ को बनाते हुए ऐसे आकर गिर गया, पैराबोलिक पाथ पर आकर गिर गया। इस सर्कल तो नहीं है, ये क्या है भाई पैराबोला। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक, तो पैराबोला आपका ये बन गया, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें, मान लीजिए आपने कहीं पर एक पॉइंट माना छोटा सा, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पॉइंट माना, छोटी सी आप यहाँ पर जो इसका एलिमेंट लोगे उसकी खुद की एक अपनी सर्कल बनेगी ऐसी। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस जगह पर, है ना, तो यहाँ पर सर्कल आपकी छोटा सा ऐसे पार्ट लिया आपने, तो इस तरह से सर्कल बन जाएगी इसकी, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर रेडियस, समझ गए। तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनेंगे और जो उनकी रेडियस आएगी उसी को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है, अगर हम सर्कल की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सर्कल की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट लिया, तो जो वेलोसिटी होगी वो ऐसी हो जाएगी, और जो यहाँ पर एक्सीलरेशन आएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। भाई नॉर्मल का मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो ए नॉर्मल कहलाता है एसी सेंट्रीपिटल, इसको हम एसी भी कहते हैं। किसके बराबर आता है, आपका आता है v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। अरे किसके बराबर आता है, v स्क्वायर अपॉन r के बराबर। अगर हम इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर हमने मान ली वेलोसिटी दे रखी है v, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन आएगा, यहाँ पर वो एक्सीलरेशन अगर हम निकाल लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ac, तो ac इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला, सीधे सीधे v स्क्वायर बाई r। अगर यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी मान लेते हैं v, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है उसको मान लेते हैं ac, वो आपको निकालना पड़ेगा, मैं बता दूं कैसे निकालना है। वेलोसिटी से 90 डिग्री के एंगल पर निकालना है आपको हमेशा एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका रहेगा जिससे हम निकालेंगे इसकी रेडियस। r क्या हो जाएगी, r आपकी हो जाएगी रेडियस। अब उस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, हम इजीली निकाल देंगे। और ac परपेंडिकुलर हो किसके, v के, ये आपको ध्यान रखना है। वहां पर आपको पहले वेलोसिटी निकालनी है और उससे 90 के एंगल पर आपको निकाल देनी है एक्सीलरेशन। और जैसे ही आप एक्सीलरेशन निकाल देते हो, जो वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बातें आप एक बार नोट कर लोगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, उस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं, आप इसे नोट कर लें, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पता करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, तो फाइंड
रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले क्या करोगे आप, फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। नंबर सेकंड क्या करोगे, फाइंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। और नंबर थर्ड, यूज A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इन तीनों स्टेप को फॉलो करो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूं और क्वेश्चन में हम समझेंगे हमने जो तीन स्टेप हैं कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, आ जाइए। कैसे करना है देखिए। अब इसमें क्या करोगे आप, मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए भाई, हमने क्या किया, एक पार्टिकल को फेंका कुछ इस तरह से, उसकी इनिशियल स्पीड को आप u मान लो, ठीक है। इनिशियल स्पीड को आप u मान लो, यहां पर आपने जो एंगल मान लिया वो थीटा मान लिया, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अब आपको निकालनी है एट मैक्सिमम हाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगी, ठीक है। अभी सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर टफ की ओर चलेंगे। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट। चलिए देखते हैं। तो ये आपका पॉइंट है जहां पर हाइट क्या है, मैक्सिमम। इसके बाद पार्टिकल क्या आ रहा है भाई, नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरह से पार्टिकल आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट पर देखें तो जो वेलोसिटी आती है वो कैसे आती है, हॉरिजॉन्टल। भाई वेलोसिटी कैसी आती है इस पॉइंट पर, हॉरिजॉन्टल, है ना। जो v होता है, देखिए जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा पार्टिकल, तो मैक्सिमम हाइट पर जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसकी सारी वेलोसिटी किसके अराउंड होती है, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, सारी जो वेलोसिटी होती है वो किसके अलोंग होती है, वो होती है हॉरिजॉन्टल के अलोंग। ये ऊपर जाना बंद कर रहा है, मतलब इसमें वर्टिकल कंपोनेंट बचा ही नहीं। तो सारी वेलोसिटी जो v है आपकी इस डायरेक्शन में बना दी आपने। अब ध्यान से देखो, जो इसमें एक्सीलरेशन होता है वो किधर काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन जो यहाँ पर काम कर रहा है वो कैसा कर रहा है, g। अब यही g क्या बना रहा है, 90 बना रहा है। तो एक्सीलरेशन सीधा 90 पे आ गया अपने आप, ठीक है। एक्सीलरेशन g आ गया, वेलोसिटी v आ गई। अच्छा v होगा कितना, अगर हम देखें यहाँ पर तो ux आएगा कितना, u cos थीटा, uy कितना आएगा भाई, u sin थीटा, ठीक है। ये जो v होता है हमेशा, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो v यहाँ पर सीधे किसके बराबर है, एक ही तो कंपोनेंट है x के लॉन्ग, और vx जो होता है वो किसके बराबर होता है हमेशा, वो आपका हमेशा होता है ux के बराबर, वो तो कभी बदलता ही
नहीं है, क्योंकि x के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, 0। तो अगर x के अलोंग एक्सेलरेशन ही नहीं था तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट यहाँ पर आएगा वही वहां पर भी आएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, u cos थीटा, ux की वैल्यू क्या थी, u cos थीटा, तो v निकल आया। और एक्सेलरेशन क्या है, सीधे सीधे g। और ध्यान से देखो आप a और b क्या बना रहे हैं आपस में, जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो v वेक्टर से क्या बनाता है, 90 बना रहा है, वो भी शर्त पूरी हो रही है, 90 बन ही रहा है, a की वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू निकल गई। फॉर्मूला क्या था रेडियस का, a इज इक्वल टू v बाई आर। r क्या है, रेडियस, रेडियस क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू v बाई आर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, सॉरी a, r इधर आ गया, a डिवाइड में गया और a की जगह आ जाएगा g। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट पर क्या आती है, r आता है आपका u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में g। इस तरह से आपका आता है मैक्सिमम हाइट पर क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया बात, इसे नोट कर लें। अब एक थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट नहीं थी, हमें v निकालनी पड़ेगी। यहाँ तो v इजीली निकल आया, हमको पता है ना v सीधे vx के बराबर होता है और vx सीधे ux के बराबर होता है। कहां पर, एट मैक्सिमम हाइट v vx के बराबर और vx हमेशा ux के बराबर, तो v इजीली निकल आया था। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको v हमेशा इजीली निकल पाए या बहुत आसानी से आप v निकाल पाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी आपको पहले v निकालने में ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट या फिर वेलोसिटी एट एनी पोजीशन के थ्रू हम v निकालेंगे, उसका एंगल निकालेंगे, फिर जाकर आंसर आएगा। चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पकड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, मान लीजिए आपके पास पर वैल्यू देंगे, ठीक है, वैल्यू लेकर करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये आपका एक पैराबोला है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है u है वो आपको दे रखी थी, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखी है भाई, 50 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखी है वेलोसिटी, ठीक है। जो एंगल इसका बन रहा है ये बन रहा है 37 डिग्री का। कितने का बन रहा है भाई, 37 डिग्री का यहाँ पर एंगल ये बना रही थी, ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। ज्यादा हो जाएगा, चलिए कुछ तो भी 5 सेकेंड में निकालते हैं, ठीक है। 5 सेकेंड पे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पता करनी है आपको, क्वेश्चन में दे दिया मैंने, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। सबसे पहले आप क्या करोगे, आपके पास फिगर तो है, इसमें सबसे पहले आपको निकालनी है वेलोसिटी। स्टेप फर्स्ट क्या था, आपको वेलोसिटी निकालनी है 5 सेकंड पर क्या होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 50 थी ना, एंगल क्या था 37 डिग्री का। आप देखते हैं कुछ सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, है ना, कुछ नहीं 5 सेकंड बाद कितनी आ जाएगी। इस तरह से आपने बना लिया इसका फिगर, तो गया पैराबोला। अब यहां पर मान लीजिए पार्टिकल आपका t बराबर 5 पर यहां कहीं पहुंच गया। अब ऐसा मान लो दिमाग में अपने, ठीक है भाई। अब जो वेलोसिटी आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। वेलोसिटी जो आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा आपका कौन, एक हो जाएगा आपका vx, एक कौन हो जाएगा भाई vy, एक क्या हो जाएगा vx हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी थी 50 और जो एंगल था वो क्या था भाई 37 था कि नहीं था। अब जो v है ना, वेलोसिटी जो है उसका एंगल चेंज हो गया है, तो मान लेते हैं उसने एंगल क्या बना लिया है, उसने एंगल बना लिया मान लीजिए अल्फा। जो आपकी वेलोसिटी है नेट वेलोसिटी, उसने जमीन से अल्फा का एंगल बना लिया है। किसका एंगल बना लिया भाई, अल्फा का एंगल बना लिया। तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा और v निकालना पड़ेगा, दोनों चाहिए। सुनिए क्यों, एक्सीलरेशन तो हमेशा किधर काम करता है, नीचे की ओर। तो एक्सीलरेशन जो है वो g है नीचे की ओर, लेकिन देखिए वेलोसिटी से 90 नहीं बना रहा, ये तो vx से 90 बनाता है ना, हमें तो v से 90 चाहिए ना। हम कंपोनेंट करेंगे, आप ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया तरह से अलग से दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर ये है आपके पास वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन है आपका वो कुछ इस तरह से आ रहा है नीचे की तरफ। ए है आपका g, रेड पेन हो गया एक्सीलरेशन और ब्लू पेन हो गया वेलोसिटी। ये आपस में 90 बना रहे, प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे हम, एक्सीलरेशन में एक ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो 90 बनाएगा, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, नेट वेलोसिटी के साथ जो 90 बनाएगा।
वो होगा हमारा क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ लाइनें पहले ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये आगे आपकी इस तरह से लाइन, ये एंगल क्या दिखा रहा है भाई, अल्फा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अब आप ध्यान से देखो, आपने क्या करा, एक कंपोनेंट लिया एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी से 90 बनाता है, वेलोसिटी से क्या बनाता है, 90 बनाता है। तो अगर वो एंगल अल्फा होगा तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। अरे होगा कि नहीं होगा भाई, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइन और ये लाइन 90 बना रही थी, वापस क्या हो जाएगा, वापस से हो जाएगा अल्फा, क्योंकि भाई ये आपस में क्या बनाती है 90। यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ है 90 माइनस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 90 में से 90 माइनस अल्फा को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, अल्फा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आपके पास बच जाएगा। इस बीच वाले को देता हूं मैं हटा, इसको हटा दो, यहां से जरूरत नहीं है इसकी। अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया एक्सीलरेशन जी। यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा भाई, a cos अल्फा। क्या a cos अल्फा और b 90 बना रहे हैं, a cos अल्फा और b क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन है इसी को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। ये है आपका जो एक्सेलरेशन है वो, और इस v की वैल्यू पता करेंगे। फिर फॉर्मूला क्या लगा देंगे, फॉर्मूला हम लगा देंगे AC इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। v, और आपको ध्यान रखना है, आपको जो एक्सेलरेशन लेना है वो हमेशा वेलोसिटी से 90 बनाता हुआ लेना है। अगर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी से 90 नहीं बना रहा है तो आपको एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो क्या करेगा, वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। ऑलवेज फाइंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। भाई बात समझ में आ गई। तो ये आपको पता करना है। तो अब देखिए ये वाला फॉर्मूला है ना, इसमें अब क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा निकालना जरूरी है क्योंकि अपने पास क्या आएगा, AC तो a cos अल्फा आ गया, और v भी निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं v। ये फॉर्मूला तो होल्ड करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं, ठीक है इसको। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे अल्फा। तो अल्फा क्या आएगा, देखिए ध्यान से, अगर अल्फा को देखते हैं पहले हम ध्यान से, अल्फा कैसे निकलेगा। ये तो आपके पास मान लीजिए v है, ठीक है भाई। ये हो गया आपके पास vx और ये हो गया आपके पास vy, है ना। अगर इसका हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दे तो इस तरह से बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब अगर यहां पर आपने अल्फा मान रखा है तो ये लेंथ किसके बराबर है, vy के, तो ये लेंथ भी किसके बराबर आएगी, vy के। तो जो नीचे वाली लेंथ है वो किसके बराबर है, vx के। अगर यहां से हम निकालते हैं tan अल्फा तो किसके बराबर आ जाएगा, tan अल्फा आपका आ जाएगा vy अपॉन में vx के। vy अपॉन में vx के बराबर आ जाएगा क्या आपके पास, tan अल्फा। चलिए अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इसको आपने नोट ही कर लिया होगा, ये फिगर सब बना के ड्रॉ कर लें, ये लिख के छोड़ दें। अब देखिए यहाँ से निकालते हैं पहले अल्फा। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, vy। अब देखिए vy कैसे निकलता है, vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, uy माइनस g इंटू टी। टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, तो हम लगा देंगे vy इक्वल टू uy माइनस gt अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। और हॉरिजॉन्टल में तो हमेशा वेलोसिटी क्या रहती है, ux, और ax क्या होता है 0 भाई, ay क्या होता है माइनस g, ax क्या होता है 0, सीधे ux आएगा। ux प्लस a इंटू ax का मतलब 0 इंटू t, तो 0 जाएगा, तो सीधे क्या बच जाएगा, सीधे सीधे आपका बच जाएगा ux। ये हो गया क्या, tan अल्फा। अब आप ध्यान से देखो ux क्या है, ये तो आपका u है ना। यहां पर एक कंपोनेंट आएगा uy, यहां पर एक कंपोनेंट आएगा ux। अगर हम देखें ध्यान से तो ux क्या आ जाएगा 50 इंटू cos 37, तो 50 इंटू cos 37 क्या आ जाएगा 4/5, तो आ जाएगा 40। अब अगर हम ऐसे देखते हैं uy, तो uy क्या आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई sin 37, sin 37 आता है 3/5, तो 50 इंटू 3/5 अगर हम करेंगे 30 आपका आ जाएगा। तो uy और vy हमको चल गया पता, तो ये आ गया 30 माइनस, ठीक है 30, uy की वैल्यू क्या है 30, और g क्या हो गया आपके पास 10, तो ये क्या हो गया 5, ठीक है। टाइम को थोड़ा और कम कर लेते हैं, क्वेश्चन में देखिए 5 करने पर यहाँ पर माइनस आएगा, है ना।
तो क्वेश्चन में आप चेंज कर लें, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल लेते हैं। किस पे निकाल लेते हैं? टाइम 2 सेकंड पे फाइंड करना है, 5 सेकंड चेंज कर लो आप। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कर लो, जिससे क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। 5 पर यहाँ कहीं पार्टिकल पहुंच जाएगा तो फिर हमें नीचे की तरफ ग्राफ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि वेव अपना पॉजिटिव आ जाए, तो आप टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड चेंज कर लो, कोई फर्क पड़ने वाली बात तो है नहीं। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालते हैं, तो क्या इजीली आपका अल्फा निकल आएगा, इसलिए कह रहा हूँ, वरना यहाँ पर एंगल आपको चेंज करना पड़ेगा, ऐसे दिखाने पड़ेंगे कंपोनेंट, क्योंकि वी माइनस का मतलब क्या है, पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंच चुका है। तो आप चेंज करो टाइम, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे फाइंड r करना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं, टाइम के प्लेस पे क्या लिखते हैं, टाइम जो 5 लिखा था मैंने पहले उसको चेंज करके आप 2 लिख दो, ताकि आपका जो है वो पॉजिटिव आ जाए। अब u क्या है, ux आपका था 50, tan अल्फा हो गया 30 माइनस 20 अपॉन में 50, तो 10 बाई 50 तो आ गया आपका 1/5। क्या आ गया, 1/5। tan अल्फा निकल आया 1/5। अगर हम देखें ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। बेस क्या आ जाएगा आपके पास 5 और परपेंडिकुलर 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका अल्फा एंगल बनेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √26। कितना आ जाएगा, √26। ठीक है, 1 ही हो गया, 5 भी हो गया, तो कितना आ जाएगा, √26। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। अल्फा निकाल दिया हमने, बहुत अच्छी बात है। इसका यूज कर लेंगे बाद में cos अल्फा निकालेंगे, cos अल्फा हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो cos अल्फा निकाल लेते हैं लगे हाथ। अगर यहां से देखें तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, cos अल्फा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, √26 आ गया आपके पास। ही 5 अपॉन में √26 क्या आ गया आपके पास, cos अल्फा की वैल्यू। ठीक है, इसमें काम आएगी। AC बराबर क्या है, a cos अल्फा है, तो हमें पता होना चाहिए। ये तो आपका g के बराबर है ही। अब देखिए v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। देखिए vy क्या है, vy आपका 10 आया कि नहीं, अरे vy तो लिखा हुआ है 10, अरे vy की वैल्यू तो सॉल्व करिए, तो vy कितना है, 10 आया है, और vx क्या है आपका 50 आया है, तो vy का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 100, और vx का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 50 है ना, vx 50 नहीं था 40 था, सॉरी, ux क्या था आपके पास, ux आपका 40 था, तो 40 लिखे यहाँ पर, ये आपका 40 था, ये 1/4 आएगा, गलती से लिख दिया मुझसे, ये √17 आएगा। वो तो u था ना, 50 तो u था, ux की वैल्यू क्या है, तो मैंने 40 निकाल दी, चेंज कर ले, ux 40 आएगा, यहाँ पर भी 40 आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, चेंज कर ले जरा, 40 44, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो cos अल्फा क्या आ जाएगा भाई 4 अपॉन में √17। चेंज कर लो भाई सभी लोग, चेंज कर लो, गलती से लिख गया था 50 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा 40 आएगा, 40 कर ले चेंज, ये आपको हो जाएगा 1600, ये हो गया 1700, तो आ गया आपके पास 10√17। क्या आ गया 10√17, ये आ गया आपके पास v। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला क्या है। v निकाल दिया, अल्फा भी निकाल दिया। अब AC किसके बराबर था, फ्रॉम फर्स्ट, AC किसके बराबर है, a cos अल्फा, तो AC के प्लेस पे a cos अल्फा, v स्क्वायर तो हो गया √1700 का स्क्वायर कर लो, सीधे सीधे खत्म करो कहानी इसकी, और डिवाइड में रेडियस निकालनी है, उसको लिख दो r, a की वैल्यू 10, cos अल्फा ये रहा 4 अपॉन में √17 है कि नहीं, इधर क्या आ जाएगा 1700 आ जाएगा, इधर आ जाएगा r, ऊपर ले आओ, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 1700 मल्टीप्लाई √17 अपॉन में क्या आ जाएगा 40, एक से कट गया। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा आपके पास कुछ 85, 2 से काटने 85/2 है ना, और √17, ये हो गया आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालिए, 5 आप चेंज कर लेना, 2 सेकंड पे निकाला मैंने इसको। ठीक है भाई, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल दिया मैंने, ताकि आपका जो यहीं पर पार्टिकल रहे यहाँ कहीं ना पहुंच जाए, वरना फिर इसको माइनस चेंज करना पड़ेगा, फिगर को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने टाइम को चेंज कर दिया। ठीक है, और ये भी सही कर ले, जो इसकी वैल्यू कितनी थी 40 थी, गलती से मुझसे 50 लिख गई थी, तो 40 कर ले इसको, और ये आपके पास फॉर्मूला आएगा। तो कंसेप्ट क्या है, पहले आपको निकालना है v, क्या निकालना है v,
और फिर जो a है अगर वो 90 नहीं बना रहा है तो पहले a का एक ऐसा कंपोनेंट लेना है जो b से 90 बनाए, ठीक है। तो अगर ये अल्फा होगा तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा आएगा। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना, जो मेन फिगर था इसमें ये था v, और रेड वाला क्या था, यहाँ पर रेड वाला था एक्सीलरेशन a, और यहाँ पर जो जमीन थी वो अल्फा का एंगल बना रहा था v। हमने एक यहाँ पर कंपोनेंट लिया जो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जाता है उसी को बोलते हैं ac। तो ac अगर ये अल्फा है तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा पे आएगा तो a cos अल्फा, क्या आ जाएगा, a cos अल्फा, और ac बराबर होता है v स्क्वायर बाई r, आपको वहां से निकालना है। v कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी इंस्टेंट v निकालने के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ v कैसे निकाला जाता है, एट एनी इंस्टेंट। आप वीडियो लेक्चर देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के तो आपको चल जाएगा पता वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो v निकालने के लिए ये करना होता है, और vx बराबर होता है सीधे ux, और vy क्या होता है आपका uy माइनस gt। सॉल्व करते हैं आंसर आता है। और अल्फा निकालना हो तो tan अल्फा याद रखें, vy अपॉन vx करना है, vy vx आप अलग इसी इक्वेशन से निकाल लोगे। जब आपको अल्फा चल जाएगा पता तो ac a cos अल्फा, अगर tan अल्फा मालूम चल गया ना बेटा तो आप इजीली तुरंत cos अल्फा भी पता कर सकते हो। tan अल्फा हो गया 1, हो गया 4, हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, हो गया आपके पास बेस, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, दोनों ऐड करेंगे रूट 17 आ गया, cos अल्फा आ जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस भी आ गया। उसके बाद तो फॉर्मूला पुट कर आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको v पता करना है और एक का एक कंपोनेंट लेना है जो v से 90 बनाता हो, वो कंपोनेंट क्या जाएगा, a cos अल्फा है, कुछ नहीं करना, क्या आएगा भाई, a cos अल्फा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ये हमेशा a cos अल्फा ही आएगा। यहाँ अल्फा बनेगा तो यहाँ भी हमेशा अल्फा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये और चेंज कर लो, इसे ऊपर करोगे तो इधर आ जाएगा, फिर भी अल्फा ही बनेगा। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। अगर हम इस केस में देखें तो हम क्या फॉर्मूला याद कर सकते हैं, सिंपली जो फॉर्मूला याद कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट पे, ठीक है। तो आप फॉर्मूला सीधे याद करो डायरेक्ट। अब यहां पर जो रेडियस का फॉर्मूला आएगा ना, फॉर्मूला आता है AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और AC क्या होता है हमेशा, G cos अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर बाई आर, जहां पर अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल बिटवीन V वेक्टर विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, आपको हमेशा इससे ही सॉल्व करना है। अल्फा मैंने बता दिया क्या है, आपको उस समय वेलोसिटी वेक्टर का एंगल देखना है। जैसे अगर फिगर बना के दिखाऊं तो फिगर में आप ये फॉर्मूला याद कर लो, सीधे इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आप कर सकते हो, लेकिन आपको अल्फा निकालना आना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो ये आपका मान लीजिए है v वेक्टर, क्या है ये, v वेक्टर। तो जमीन से जो एंगल बना रहा है ये हो गया आपकी जमीन, इसी को बोलते हैं अल्फा, इसे क्या बोलते हैं भाई, अल्फा, ठीक है। और जो g cos अल्फा है ना, वो हमेशा ये मान लीजिए आपका g है, ये क्या है, g, जो g cos अल्फा आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 90 के एंगल पर, ये इसको बोलेंगे a c, जो 90 बनाएगा वेलोसिटी से, और ये आपका आएगा g cos अल्फा। तो आप सीधे इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। v आपको निकालना आना चाहिए, एट एनी इंस्टेंट v निकालना हो तो v का फॉर्मूला होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, vx होता है आपका ux स्क्वायर प्लस uy माइनस gt का होल स्क्वायर। तो यहां से आप v निकाल लोगे, ठीक है। cos अल्फा निकालने के लिए आपको tan अल्फा का फॉर्मूला बता देता हूं मैं। tan अल्फा होता है आपका vy अपॉन में vx। तो cos अल्फा जब आप करोगे तो cos अल्फा आपका आ जाएगा vx अपॉन में रूट vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। ये सारी चीजें आप नोट कर ले अलग से, आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो cos अल्फा आप यहां से निकालोगे हमेशा, ठीक है, जो मैंने बता दिया। vx और vy इस तरह से निकालते हैं, अलग से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर जो vx vy होगा ये होगा, ये आपका लिखा हुआ है vy, ये लिखा हुआ है vx, ठीक है। vx और vy को भी मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको फिर दिक्कत ना आए बाद में। यहाँ पर जो मैंने यूज किया है ना vx, cos अल्फा जो आएगा फाइनली, cos अल्फा पता है कैसे निकालना है डायरेक्ट, तो vx के प्लेस पे ux लिख दो आप सीधे सीधे,
वी वाई की प्लेस पे लिख दो यू वाई माइनस जी टी का होल स्क्वायर प्लस यू एक्स का स्क्वायर। यहां से आप कॉस अल्फा निकाल लेना, कॉस अल्फा यहां से निकाल दोगे, इसमें अल्फा पुट कर कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दोगे, जी आपको पता ही होता है, वी आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, आर आपकी निकल आएगी, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गई बात? तो ये था आज का टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर इन प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ।